तो देखो इस टेबल में जो जो चीज़ें आ रही थी सारी दी हुई है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन, ट्रांसफर एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंट, सब कुछ देखिए। तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन, सेल कंस्ट्रक्शन अपने देखा क्या होता है, सेल प्राइस होता है। लैंड बिल्डिंग के केस में एक फॉर्मूला लग जाता है स्टैम्डर्ड वैल्यू और सेल प्राइस विच चाहिए। लेकिन अगर स्टैम्डर्ड वैल्यू सेल प्राइस का अप टू 110% है तो अपन फॉर्मूला इग्नोर कर देते हैं, सेल कंस्ट्रक्शन क्या हो जाता है, सेल प्राइस को ही मान लेते हैं। फिर अपन ने देखा एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन का दिन अलग अलग है, तो कौन सी लोगे स्टैम्डर्ड वैल्यू। अगर होल या पार्ट कंस्ट्रक्शन ऑन बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट अकाउंट पे डी इस तरह से मिल जाता है सेलर को, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट वाले दिन के ले लो। अगर ऐसा नहीं होता तो रजिस्ट्रेशन वाले दिन के लो। फिर एक वैल्यूएशन ऑफिसर का केस देखा था, बकवास केस। अगर असेसी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से एग्री नहीं है तो एओ को रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसका केस वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर दिया जाए, उसकी प्लॉट की या उसकी बिल्डिंग की वैल्यू निकलवाई जाए। वैल्यूएशन अमाउंट अगर ज़्यादा आती है तो अपन सेल कंसेशन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को मान लेंगे। वैल्यूएशन अमाउंट अगर कम आती है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वैल्यूएशन अमाउंट और सेल प्राइस विच एवरेज हायर मिल जाएगा। अनलिस्टेड शेयर के केस में सेल कंसेशन क्या होगा, एफएमवी और सेल प्राइस विच एवरेज। इसके अलावा अगर आप सेल प्राइस निकाल नहीं पा रहे या डिटरमाइन नहीं कर सकते तो सेल कंसेशन क्या होगा, एफएमवी। अब आगे बता रखा है ट्रांसफ़र एक्सपेंस। ट्रांसफ़र एक्सपेंस क्या होते हैं, सेल करते टाइम सेलर के जो भी खर्चे लगे सेल के रिगार्डिंग वो होते हैं ट्रांसफ़र एक्सपेंस, और सभी ट्रांसफ़र एक्सपेंस का आपको डिडक्शन मिल जाता है खाली एसटीटी को छोड़ के। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, नॉर्मल केस में कितने में आपने एसेट परचेज किया इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज, सब कुछ ले लेंगे एसटीटी को छोड़ के। यहाँ एसटीटी को इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ भी एसटीटी को अपन को इग्नोर करना है। इसके बाद आगे बता रखा है कि स्पेशल केस में अगर असेट आपकी प्रॉपर्टी कैसे बना, इसे ट्रांजेक्शन से बना जिसको ट्रांसफर नहीं माना जाता तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी परचेज प्राइस ऑफ प्रीवियस ओनर या प्रीवियस एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह के केस में या गुडविल वगैरह के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, सेल्फ जनरेटेड एज बिल, नहीं तो परचेज प्राइस। बोनस शेयर के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, 1 अप्रैल 2001 से पहले के हैं तो एफएमवी जो 1 अप्रैल 2001 बाद के हैं तो डी। शेयर इक्विटी शेयर्स में क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एफएमवी। राइट शेयर्स के केस में राइट शेयर्स परचेज कर लिया एसएससी ने तो परचेज प्राइस, राइट ऑफर सोल्ड कर दिया तो राइट ऑफर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है नील। लेकिन थर्ड पर्सन ने जिसने राइट ऑफर खरीदा और राइट शेयर खरीदे तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन राइट शेयर की क्या बन जाती है, अमाउंट पेड टू कंपनी प्लस अनाउंसमेंट प्राइस। डेप्रिसिएबल एसेट के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है डब्ल्यूडीवी। अगर आपने एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज किया तो एफएमवी वर्जन 1 अप्रैल 2001 और परचेज प्राइस ऑफ एसएससी या प्रीवियस ओनर रीचेबल चाहिए। लेकिन लैंड बिल्डिंग के केस में अगर एफएमवी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा है तो परचेज प्राइस और एसडीवी एड ऑन 1 अप्रैल 2001 रीचेबल जाएगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा। डीमर्जर के केस में रिजल्टिंग कंपनी क्या कर रही है, डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर को अपने शेयर इशू कर रही है तो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, तो परचेज प्राइस ऑफ प्रीवियस एसेट इनटू जो एसेट ट्रांसफर की रिजल्टिंग कंपनी को वो ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे नेटवर्थ ऑफ डीमर्ज कंपनी से। इसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कैपिटल ने जगह आपने कैपिटल एसेट की इम्प्रूवमेंट में कोई भी खर्चा किया 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद तो उसे लेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन 1 अप्रैल 2001 से पहले किया, 1 अप्रैल 2001 से पहले किया तो इग्नोर करना है आप, फिर आपको इग्नोर करना है। यहाँ तक अपने